वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो हर दिन मैं 2 समय आता हूँ आपके रूम्स में, क्लासरूम्स में देखने के लिए कि कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रस्ट्रेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मैं वापस बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ उठ के वही करेक्शन देना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। पढ़ाई करने का तरीका क्या है? पहला है अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ होता है सही जगह, सही वातावरण निर्माण कर सकना पढ़ाई के लिए। जैसे कोई बीज बोने से पहले हम जमीन को तैयार करते हैं ना, फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करते हैं, फिर सही बीज बोते हैं उसमें। अगर अनुष्ठान ठीक नहीं है तो अच्छे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, वहाँ पे बीजारोपण नहीं हो सकता। तो इसकी शुरुआत होती है बीइंग पंक्चुअल। अभी पंक्चुअल का अर्थ अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग है। जब मैं बोलता हूँ कि 10 AM वी शुड स्टार्ट स्टडी, तो लोगों का मानना है कि 10 AM आफ्टर द बेल रिंग्स, आफ्टर 5 minutes ऑफ दैट समहाउ दे विल फिनिश व्हाट दे आर डूइंग। फिर वो जाके अपने रूम में जाएंगे, फिर वो कपड़े बदलेंगे, फिर वो पानी पिएंगे, फिर वो सामान लाएंगे, फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। तब तक 10-15 हो गया, 10 minutes ऑलरेडी गॉन, 15 minutes ऑलरेडी गॉन। तो ये तरीका नहीं है। आप मेरे पीछे दोहराइए। इफ आई टेल यू 10 AM 9:59 इज ऑन टाइम, 10 AM is late, and 10:01 is you should be hanged. तो ये हमारे एनसीसी में था कि पंक्चुअलिटी को बहुत महत्व देते थे और बहुत सही समय पे सब चीज़ें चालू करते थे। तो जब ये अनाउंसमेंट होती है कोई कि 10 बजे शुरू करना है, तो आपको वहाँ कब उपस्थित रहना है? 9:59 को। और कैसे उपस्थित रहना है? पूरी तैयारी के साथ। कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है उसमें। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठने का, अभी मेरा बॉटल पानी का भरने का रहेगा, उसके लिए जा रहा हूँ। तो मैं ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, या क्या ये कठिन करना डिफिकल्ट है? किसी को इसमें सही में प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके हाथ में घड़ी नहीं है, कि आपको 2 बेल्स चाहिए, एक 9:58 वाला और एक 10 o'clock वाला? क्या एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है आपका कि जिससे मैं देख सकूं कि आप सही समय पे बैठे हो? यू टेल मी अ सॉल्यूशन, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है, लिख कर लीजिए ये सब, कि पंक्चुअल का अर्थ होता है 2 चीजें, स्टार्ट एंड एंड एक्टिविटीज ऑन टाइम। एंड भी करना उतना ही सही समय पर जरूरत है। दूसरा है टाइडी एंड क्लीनलीनेस। टाइडी मतलब चीजें अपनी जगह पर, क्लीनलीनेस मतलब साफ सुथरी जगह। सो कीप योर पर्सनल एंड क्लासरूम बिलोंगिंग्स वेरी टाइडी। कभी कभी मैं रूम में आता हूं तो क्या दिखाई पड़ता है? तो रूम में जब मैं आता हूं मुझे दिखाई पड़ता है कि वहां किसी की चड्डियां पड़ी हैं, कहीं एक कोने में एक टॉवेल पड़ा हुआ है, फिर सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी है। सर्फेसेस आर नॉट क्लियर। यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? सर्फेसेस नॉट क्लियर। जो भी कोई चीज रखने की जगह होती है वो सर्फेसेस पे नहीं रखना है। टेबल इज नॉट फॉर कीपिंग थिंग्स। यू गेट इट? कृपा करके जो भी आश्रम के क्लीनिंग वाले लोग हैं सुबह के, वो गौर करें कि बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ कीपिंग थिंग्स प्रॉपर एंड कीपिंग इट क्लीन। अगर सत्वगुण नहीं है वातावरण में तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तीसरा है, ये जो अध्ययन है ये एक मेडिटेशन है, ध्यान। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। कोई भी विषय आपके सामने आ रहा है, उसका सारा आगा पीछा समझ में आना है, तो यू हैव टू हैव प्रॉपर यम नियम। वन ऑफ द यम नियम बहुत सारे हैं। यम क्या है? डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंट, एक दूसरे के प्रति डिसरिस्पेक्ट, हिंसा नहीं करो क्लास के बीच में, क्योंकि उससे बहुत वातावरण बिगड़ जाता है, पढ़ाई का सारा मूड चला जाता है। अहिंसा। सत्य मतलब बी ट्रूथफुल, डोंट लाई। झूठ बोलने से तो शिक्षक का भी समय बर्बाद होता है, तुम्हारा भी समय बर्बाद होता है। अगर तुम मान लेते हो कि ये ऐसा हुआ था, ये सत्य ऐसा है,
शिक्षक तुरंत कैलकुलेट कर लेगा मन में, इसको दंड देना है नहीं देना है, बाद में करना है इसका डिस्कशन की क्या करना है। लेकिन झूठ बोलने से क्या होता है, सारा मैटर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अस्तेय मतलब क्या है, डोंट स्टील एनीथिंग, किसी का पेंसिल रबर ये वो क्रेडिट कुछ नहीं छोड़ना है, चोरी करना है। और उसके बाद है ब्रह्मचर्य, मेंटेनिंग मेंटल प्यूरिटी इन स्टडीज, एंड अपरिग्रह, नॉट ओवर एक्यूमुलेटिंग थिंग्स। किसी का बैग देखो, इतना बड़ा बैग है वो, हरक्यूलिस पृथ्वी को उठा रहा है ऐसा लगता है उसको देख के, इतना वो वेट उठा के जा रहा है आदमी, इतना क्या लेके आया पता नहीं। सो कीप थिंग्स वेरी मिनिमल एंड नाइस, यूजेबल। नहीं तो इसमें टाइम चला जाता है, सामान समेटने में, सामान निकालने में, सामान भरने में। तो ये हो गया नियम। नियम क्या है? नियम क्या है? हाँ, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब क्लीनलीनेस, साफ सुथरा रहना। संतोष मतलब सेटिस्फाइड, प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन एज अ तपस्या, मेंटल ऑस्टेरिटी, कि आज जो मिल रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ, अगला काम चालू करना है। ये झूंझने में समय नहीं बिताना है कि ऐसा क्यों मिला, ऐसा क्यों नहीं हुआ लाइफ में, वो बहुत टाइम पास होता है उससे। संतोष। फिर उसके बाद तप। तप यानी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। तो तप यानी तपस्या पूर्वक करना पढ़ाई को। कोई ऐसे टेक लगा के बैठा हुआ है क्लास में, कोई है वो ही इज ट्रीटिंग क्लासरूम एज अ स्लीपिंग टाइम और लोकेशन। ऐसे तपस्या ना करने से कैसे पढ़ाई होगा। और फाइनली स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शिक्षक आपके सामने तो पढ़ा रहे हैं, उससे आप 1/4 ही सीखते हो। 1/4 आप अपने मित्रों से सीखते हो और 1/4 आप स्वाध्याय से सीखते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो किसी सब्जेक्ट का, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। कभी कभी कितने बार आगे पालक हमको पूछते हैं, हमारे बच्चे को आ रहा है क्या अभी सब कुछ, आ रहा है क्या? हम बोलते हैं शिक्षक के सामने जब रहता है तो पढ़ रहे हैं, खुद से लेके तो कभी बुक लेके बैठा हुआ देखा नहीं हमने। कहाँ से आएगा? जो सीखा उसका 25% ही आएगा उसको। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, सेल्फ स्टडी। और इसको मैं समय दे रहा हूँ आपको, जिनको सही में समझ में नहीं आ रहा क्लासरूम में, सुबह 4:30 to 6 और वापस इवनिंग में 4:30 to 5:30 एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कि तुम वही करो जो तुमको नहीं जम रहा। उस समय को सही यूज करिए आप प्रॉपर। और ईश्वर प्रणिधान मतलब पढ़ाई की शुरुआत और अंत जो है वो भगवान के स्मरण से होनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी प्रसन्नता के लिए इसको कर रहे हैं। अगला है स्टडीज में कि मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासरूम में जाओ तो सारे उधम मचा रहे हैं और किसी को भी पकड़ के पूछो क्यों कर रहा, वो दूसरे का नाम बताएगा, उसने चालू किया या इसने ऐसा किया फिर मैंने ऐसा जवाब दिया फिर ऐसा हो गया। मॉडलिंग का मतलब है कि हम जहां अभी मौजूद है वहां हम आदर्श व्यवहार करेंगे, दूसरे लोग जाए तेल लेने, इफ दे आर बिहेविंग आइडियली और नॉट इज देयर प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपना व्यवहार सही रखूंगा। इसको कहते हैं मॉडलिंग। इमेजिन एक भी लड़का आपके क्लास में ऐसा है जो बहुत सिंसियरली पढ़ाई करता है, उसका इफेक्ट बाकी लोगों पर होता है कि नहीं होता है? ऐसे एक लड़का है जो इनसिंसियर है, सबको खुद को करना नहीं है, उसको पढ़ाई और दूसरों को तंग करा, उसका इफेक्ट सब पे होता है कि नहीं होता है? दोनों पे इफेक्ट कर ही रहे ना। तुमको कौन सा बनना है व्यक्ति क्लासरूम में? और सेल्फ कंट्रोल, मैंने 1000 बार बोला है, कीप योर हैंड्स एंड लेग्स टू योरसेल्फ। आज सुबह देख रहा था मैं, प्रहलाद जी आके हमारे प्रतीक को लात मार रहे हैं। मैंने पूछा क्यों मारा भाई? बोलता उसने मेरे को ऐसा किया था। मैंने बोला वो ठीक है, उसने किया था गलती, तुम दोनों में से प्रशिक्षण किसका ज्यादा हुआ है? प्रहलाद का हुआ है। इफ यू एज अ सीनियर बिहेव लाइक दिस, तुम्हारे जूनियर क्या सीखेंगे तुमसे? कल क्या दूसरा जूनियर आएगा उसको लात मारेंगे वो। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये हुआ अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ है क्रिएट कंड्यूसिव लर्निंग प्रैक्टिस एनवायरनमेंट, नाइस फैसिलिटीज, बी एट द राइट टाइम विद द राइट प्रिपरेशन, इसको कहते हैं अनुष्ठान। अभी ये सब सेट करने के बाद आता है अध्ययन। ये जमीन तैयार हो गई, अभी बीज बोने हैं, सही प्रकार के बीज। तो अध्ययन में ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: अटेंशन, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन। अटेंशन मतलब पूरा ध्यान से सुनना, एक एक शब्द और वाक्य को जो चल रहा है पढ़ाई के दौरान, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो टीचर पढ़ा रहा हो, कोई वीडियो चल रहा हो, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हो कोई, बी फुल्ली अटेंटिव, कोई भी डिटेल मिस नहीं करना है।
वो पूरा सेशन होने के बाद 5-10 मिनट के बाद अगर रोक के पूछा जाए बताओ क्या सुना तुमने, सारा बताने आना चाहिए, उसको कहते हैं अटेंशन। दूसरा है लिसनिंग। हाँ, लिसनिंग 3 लेवल पे होता है। लिसनिंग विथ ईयर्स, वो होता है वर्ड्स, हम शब्द पढ़ रहे हैं, या रीडिंग भी सिमिलरली। देन लिसनिंग विथ इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो हमको शब्द जो बोले गए हैं वो समझ में आ रहे हैं, उसका आकलन हो रहा है, वी आर इंटेलेक्चुअलाइजिंग इट, रैशनलाइजिंग इट एंड एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग इट। उसको क्या कहते हैं? हियरिंग विद द हेड। पहले था हियरिंग विद द ईयर, फिर था हियरिंग विद द हेड, और तीसरा होता है हियरिंग विद द हार्ट, हृदयपूर्वक सुनना। हृदय का अर्थ होता है कि वो जो भावना व्यक्त हो रही है या उसके पीछे का जो पर्पस सामने आ रहा है, जो लिखा जा रहा है उसके पीछे, वो समझ में आना। तो ये टेक्स्ट बुक के मामले में भी उतना ही सही है जितना व्यक्ति के मामले में सही है। वी हैव टू हियर विथ ईयर्स, हेड एंड हार्ट। शब्द भी सुनने हैं, उसका लॉजिक रीजनिंग भी समझ में आना चाहिए, और फिर उसके पीछे की इमोशन या पर्पस वो भी समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रॉपर लिसनिंग है। नहीं तो हम लिसनिंग ऐसे ही कुछ ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करवा के ले रहे बस क्लास में बैठ के। तीसरा है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का अर्थ होता है कि हर एक शिक्षक का अपना एक खूबी है कोई चीज को सिखाने का, या उनका अपना ही एक मेथड है उस विषय वस्तु को हमारे अंदर उतारने का। वी हैव टू नॉट ओनली ऑब्जर्व द कंटेंट बट ऑल्सो द मेथड ऑफ द टीचर। ये ऑब्जर्व करने पे ज्यादा समझ में आता है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन को जब पूछा गया था ना कि क्या दिखता है तुम्हें, तो उसने कहा कि फिलहाल तो केवल पक्षी का आंख ही दिख रहा है। वो एग्जाम्पल था अटेंशन का। फिर वो जो बिलोमंगल ठाकुर ने चिंतामणि के मुख से सुना कि तुम मेरे शरीर के लिए इतने आसक्त हो, ऐसे इतना आसक्ति भगवान के लिए दिखाते थे तो कब को भगवान को प्राप्त कर लिए होगे। तो उस समय वो जाके बिलोमंगल ठाकुर बने। एक कामुक व्यक्ति थे वो पहले, वहां से वो शुद्ध भक्त बन गए, बिकॉज हिज लिसनिंग वाज वेरी डिफरेंट ऑफ द कंटेंट। और ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार किसी शिष्य को कहा कि वहां जाके ये काम करके आओ, तो वो गए और वापस आए, बोला कि वो व्यक्ति वहां नहीं है। फिर उन्हें करंदर प्रभु को भेजा, वहां जाके ये काम करके आओ। तो वो काम पूरा भी किया और वापस भी आए। प्रभुपाद जी ने पूछा कहाँ कैसे किया काम, उन्होंने कहा वो व्यक्ति नहीं था वहां पे जिससे काम करवाना था, मैंने 4 लोगों से इंक्वायरी किया अलग अलग, तो मुझे मार्ग पता चला कि वो काम पूरा कैसे होता है, ये नहीं है तो भी। फिर वो मैं सारा प्रोसेस करा के पूरा किया काम, और उन्होंने आके प्रभुपाद जी को सारे डिटेल्स बताए कि वहाँ के लोग कितने हैं, वहाँ क्या प्रोसीजर है, प्रचार कैसे हो सकता है, उन लोगों को फेवरेबल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इतने सारे डिटेल्स उन्होंने उस एक ही काम के बारे में सुनाए। तो प्रभुपाद ने कहा जस्ट सी द डिफरेंस, ये व्यक्ति का और ये व्यक्ति का फर्क देखो तुम, बिकॉज ऑब्जर्वेशन। और तीसरा है पार्टिसिपेशन, सहभाग, इमर्शन, अपने आप को डुबा देना उस विषय वस्तु में। हो सकता है कि वो भौतिक विषय वस्तु है कभी कभी, लेकिन इमर्शन जरूरी है, नहीं तो वो आत्मसात नहीं होती। जैसे कोई भाषा है, अगर भाषा सीखनी है तो भाषा में इमर्शन चाहिए, नहीं तो ना शब्द आते हैं, ना व्याकरण आता है, ना अर्थ समझ में आता है, ना लिखने आता है। व्हाट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज दिस? पार्टिसिपेशन क्या कर रहे हो तुम फिर भाषा सीखने में? तो इसलिए these 4 things when we do properly, attention, listening और reading, observation, participation, जो बोला गया है वो पूरा करके देना चीजों को। तो हमने हमारा 7 स्टेप्स वाला प्लान डिजाइन किया है, याद है ना आपको सबको? वापस दोहरा रहा हूँ प्लान को। आपका जिम्मेदारी है कि वो प्लान आप खुद पूरा करेंगे, शिक्षकों का जिम्मेदारी है कि वो उसे पूरा करवाएंगे, और इसके जो डिटेल्स मैंने दिए हैं वो उसी डिटेल्स के साथ आप पूरा करेंगे, उसमें कट शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारना है आपको। पहला स्टेप है कि टीचर बताता है एक इंट्रोडक्शन, वो चैप्टर का जो भी कंटेंट है वो पढ़ने के बाद हमारा कृष्ण का स्मरण और कृष्ण की सेवा और अच्छी कैसे हो सकती है, ये इंट्रोडक्शन टीचर ने देना जरूरी है। आप मेरे को कोई भी टॉपिक दीजिए अंडर द सन, मैं उसका कनेक्शन आपको बता सकता हूँ
ये टॉपिक का उपयोग जो है वो कृष्ण के स्मरण में इस तरीके से किया जा सकता है, ये टॉपिक का उपयोग है वो कृष्ण की सेवा में इस तरीके से किया जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं, उसका रिलेवेंस नहीं पता हमको, वेयर टू यूज इट, तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अरे क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये सब, ऐसे दिमाग खराब करने के काम है ये। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट, गुड इंट्रोडक्शन, इट शुड नॉट गो टू लॉन्ग, मे बी 3 to 5 minutes। फिर उसके बाद देयर इज एक्चुअली टीचिंग, वी गो लाइन बाय लाइन एंड लर्न। वो डायरेक्टली टीचर खुद कर सकते हैं या वीडियो की मदद से कर सकते हैं। सो वी गो लाइन बाय लाइन एंड लर्न एवरीथिंग ऑफ दैट चैप्टर, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं हम। ऐसे टीचर्स यूट्यूब पे मत चुनो जो यहाँ की बातें करते हैं, ऐसे टीचर्स चुनो जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक पे ही आता है सब कुछ, एग्जाम में भी। तो वो पूरा करना है, टीचिंग। और ये टीचिंग पूरा होने के बाद अभी आप क्या करोगे, आप सर्कल में बैठ के वो चैप्टर लाउडली पढ़ोगे, और लाउडली पढ़ते समय हर एक व्यक्ति पेन पेपर रेडी रखेगा और वो डिफिकल्ट वर्ड्स निकालेगा। मुझे जो शब्द नहीं पता है, पहली बार आई एम हियरिंग देम कि ये कोई शब्द होता है ऐसा, उसका शब्द का स्पेलिंग के साथ सही लिखना और फिर उसका मीनिंग लिखना। तो आपको जो भाषा में समझ में आता है उस भाषा में लिखिए अर्थ, ये दोनों जरूरी है। सो गो ऑन रीडिंग एंड टेक आउट डिफिकल्ट वर्ड्स। ये करते करते आपको पाठ और अधिक अच्छा समझ में आएगा। फिर इसके बाद चौथा स्टेप है, बहुत लोग ये टाल रहे हैं, मैंने देखा है, दे आर नॉट टेकिंग आउट डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पाठ का जो कंटेंट है उसको अगर रिप्रोड्यूस करना है आपको, परीक्षा में हो या जीवन में हो, आपको वो शब्द आने ही चाहिए जो नए इंट्रोड्यूस हुए आपको। अगर वो शब्द नहीं आएंगे आपको, वो पाठ का कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद है आइदर डाउट क्लियरिंग और क्वेश्चन आंसर सेशन विद द टीचर। तो वहां शिक्षक बैठे हैं, आपको उनको सारे अपने डाउट्स पूछ लेने चाहिए, कुछ भी अटक गया है, समझ में नहीं आया, क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद टीचर ने एक क्विज लेना चाहिए फास्ट, ये चेक करने के लिए कि किसको क्या क्या समझ में आया पाठ के अंदर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, वो है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। आपका हैंडराइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन, आप जिस तरीके से दिखते हो आपके नोटबुक पे, प्रिंटेड लगना चाहिए, वो हाई क्वालिटी, ऐसे नहीं कि फ्रस्ट्रेट होके लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग कहाँ जा रहा है, स्पेलिंग कहाँ जा रहे हैं। और मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ टीचर्स को, अगर वो पेज पसंद नहीं आया ना, हम फाड़ देंगे वो पेज को, यू हैव टू री राइट इट। तुम ऐसे वैसे मत समझो, हमारे पास भी 1000 तरीके हैं तुमसे काम करवाने, बट यू डोंट वांट टू डू ऑल दैट, कोई जरूरत नहीं है उसकी। किसके फाड़ दे मैंने पेपर? तो पोटेंशियली आई कैन डू दैट। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ वर्क, यू हैव टू रीडू इट अगेन। क्यों डबल काम करना है, पहली बार ही अच्छे से कर दो। फिर जो लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। मैंने उस दिन देखा श्रवण भाई हमारे, प्रश्न कुछ पूछा है, उत्तर ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, ऐसे ही कुछ तो गिचमिड़ लिख दिया उधर। प्रश्न था कि सूर्या जी ने क्या कहा मावड़ों को जब वो भागने लगे, शत्रु का सैन्य जो है वो उसकी संख्या देखकर उल्टा भागने लगे। और उसका एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे लिए इतिहास का। महाराष्ट्र में रह रहा है कोई व्यक्ति, भारत में कोई सनातन धर्म पालन कर रहा है, ये डिस्कशन हमारा अभी जो हम पालन कर पा रहे हैं ना, हमारा सनातन धर्म, ये उस डिस्कशन पे आधारित है, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो। तो सूर्या जी ने कहा कि मैंने 2 तोड़ काट दिए है, कूद के मरो या लड़के मरो, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। और दूसरा, तुमचा बाप इथं धारातीर्थी पडला है, योर फादर इज ऑलमोस्ट डेड हियर फाइटिंग ऑन योर बिहाफ, उसको ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हो तुम? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। वो सारे मावड़े उल्टे घूम गए वापस, ऐसे लड़े कि सबको आरा दी। तो ये है कि नहीं तुम्हारे इतिहास में? अभी तुमको भावना कुछ है कि नहीं, ये सब कॉन्वर्सेशन या टेक्स्ट बुक में जो चल रहा है उसके प्रति, कि तुम इसको ऐसा देख रहे हो, काय डोक्याला ताप आहे बाबा, या सूर्याजीला काय बोलायचंच होतं का इथं? अभी इसके ऊपर ये लोग प्रश्न भी पूछेंगे मेरे को एग्जाम में, छा मतलब व्हाट आर यू डूइंग? इफ यू कांट आइडेंटिफाई विद व्हाट इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, तुमको इतिहास नहीं पढ़ना अच्छा लगता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन भावना करके कोई चीज होती है, एक एवरीथिंग दैट यू आर स्टडीइंग हैज टू बी इंटेंसली एब्जॉर्ब्ड, तभी वो आपके जहन में उतरेगा वो। इफ यू डोंट मेक अ इमोशनल कनेक्ट, यू फॉरगेट इट, क्या फर्क पड़ता है? तो ये है नेक्स्ट स्टेप, एक्सरसाइज सॉल्व करना, प्रश्न लिखना जरूरी है, प्रश्न टालना नहीं, उत्तर लिखना जरूरी है, उत्तर टालना नहीं, एंड गेट इट चेक्ड। उसके बाद है वर्कबुक सॉल्विंग। अभी वर्कबुक सॉल्विंग में देख रहा हूं, या टेक्स्ट बुक भी, दोनों भी, कुछ लोग है वो टेप रहे हैं। टेप रहे मतलब क्या, वो ऑल इन वन दिया हुआ है उनके हाथ में, वो सब उधर का इधर छाप रहे, वो
उसका खुद का स्टडी, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी कुछ नहीं है उसके पास। वो एक कारकुन है, वो क्लर्क जैसा काम करने वाला, ब्रिटिश राज में निर्माण किया गया एक तुच्छ सेवक है वो, ब्रिटिशों के तलवे चाटने के लिए बनाया गया वो। उसको इतना ही काम बराबर आता है, इधर से उधर टेपने का बस। उसको खुद की अकल नहीं है, ना उसको यूज करना है, उसको है नहीं और यूज भी नहीं करना, दोनों भी। तो कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे लिख रहे हैं सीधा ऐसे, और धड़ाधड़ कैसे तो करके लिख के देते रहे। अब ये शिक्षक को चेक करके भी क्या फायदा है? यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन? किसी ने अगर रेडीमेड आंसर को ऐसा का ऐसा टेप दिया है, व्हाट्स द पॉइंट टीचर चेकिंग इट? इट्स अ जोक एक्चुअली। यू आर मेकिंग अ जोक आउट ऑफ योर सेल्फ, यू आर मेकिंग जोक ऑफ दैट स्टडी, एंड यू आर मेकिंग जोक ऑफ योर टीचर ऑल्सो हु इज चेकिंग इट। इसको कहते हैं मेंटल मुर्दुस। जो ऐसे करेगा ना ये काम, उसको कोई भी जीवन के परीक्षाओं में वो पास नहीं होएगा, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज एबिलिटी टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। खुद से विचार करने का क्षमता है ही नहीं उसमें। उसको क्या आता है, इधर का माल उठाने का उधर डालने का। वो तो लेबर भी कर रहा है काम। तो यहां से उठाओ, वहां जाके बोल दो, बीच में थोड़ा रट्टा मार लो चीजों को, 10 दिन के लिए याद रखो, भूल जाओ परमानेंटली। प्लीज, एक गुरुकुल में आए हो आप लोग, थोड़ा तो शर्म करो। ये हमारा मेथड नहीं है पढ़ने का। ये दूसरे स्कूल में चलता रहेगा ये सब। दिस इज नॉट अवर वे ऑफ डूइंग। आपको पहले शुरुआत में बहुत तकलीफ होगी, मैं जानता हूं कि आपकी बुरी आदतों को छोड़ना, आपके हस्ताक्षर को सुधारना, वोकैबुलरी बढ़ाना, एक एक स्टेप इतना पेनफुल है, इतना कठिन है वो, कि आपको लग सकता है कि क्या, कहाँ आके फंस गया मैं। जैसे वो ताइक्वांडो में है ना, इतना दौड़ाते हैं, इतने पुशअप सिटअप मरवाते हैं, वो आदमी वो वार्म अप में ढीला पड़ जाता है। बोलता है मैं नहीं करने वाला, ये छोड़ के जाता हूँ। मैं आया था हमारे ईमान से पूछने के लिए, नहीं करूंगा चलेगा क्या? तो मैंने एक ही प्रश्न पूछा, तू किसी को अपने हाथ से वार करेगा और उसकी हड्डी टूट जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? बोला नहीं हो सकता। मैंने बोला तुम्हारी बहन है क्या? बोला हाँ मेरी बहन है। मैंने बोला तुमको ये आत्मरक्षा के लिए सीखना जरूरी है ताइक्वांडो। तुम्हारा शरीर ऐसा वज्र जैसा चाहिए मुझे कि तुम किसी से डरते नहीं हो, और कोई भी अगर आत्मरक्षा की बात आती है तो कुछ भी तोड़फोड़ कर सकते हो तुम। आजू बाजू लोग तुम्हारे बॉडी को टच करने से डरना चाहिए। तो अभी कैसा बॉडी उसका, 8 साल बाद देखना, अगर वो करता है ताइक्वांडो सिंसियरली तो कैसा होएगा। तो इसलिए एवरीथिंग इज हार्ड इन द बिगिनिंग, नथिंग कम्स इजी। आपको क्या लगता है, ये जो कुंफू खेलने वाले, जो जैकी चैन और ब्रूस ली या जो भी कराटे, ये वो ऐसे बने हो। वो बैकग्राउंड देखता नहीं है कोई, घिसा कितना उसने घिसाई किया हो। लोग सिर्फ यही देखते हैं कि अभी इसको बॉडी कैसा दिखता है, अभी कैसे वार करता है, कितने फर्स्ट क्लास खेलता है चीजों। तो आप भी ऐसे चीप व्यक्ति हो, आपको पेन नहीं उठाना, यू वांट गेन विथ नो पेन। ऐसा कोई दुनिया में चीज नहीं है। सैक्रिफाइस त्याग किए बिना कुछ नहीं मिलता लाइफ में। तो ये प्रश्न पूछने आना ही नहीं मेरे को कि मैं हिजड़ा बनूं क्या। आई डोंट लाइक दैट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी हॉरिबल क्वेश्चन टू आस्क अ टीचर। द टीचर्स हार्ट ब्रेक्स एक्चुअली इफ समबडी कम्स एंड आस्क्स दैट क्वेश्चन टू हिम। कि क्यों ऐसे प्रश्न पूछने हैं? तो उसके बाद है, हो सकता है आपका लिमिट है, कोई शारीरिक सक्षमता है, अब एग्जॉशन हो गया आपको, आप टीचर को बोल सकते हो कि आई विल पॉज हियर, दैट यू कैन टेल हिम। मैं उनको भी बोल के रखता हूँ, यू कैन स्ट्रेच देम टू अ सर्टेन लिमिट, इफ दे से नाउ आई कैन डू एनी मोर, दे विल नॉट डू, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये अर्थ नहीं कि तुम मेहनत नहीं करोगे, कसरत। अभी 8 साल घिसो तुम, मैं बता रहा हूं ना तुमको, यस घिसो। तुम प्रश्न नहीं करना कुछ। 8 साल के बाद तुम खुद बोलोगे कि मैंने जो घिसा बराबर अभी पेमेंट आ रहा है मेरे को उसका। पेमेंट मतलब नॉट मॉनिटरी बट ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट लेटर ऑन। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम फुल्ली पार्टिसिपेट करें, ठीक। और अध्ययन का एक दूसरा बात है, फॉलो द माइन्यूट डायरेक्शंस ऑफ द टीचर। टीचर जो बताते हैं ना, उसके छोटे छोटे आदेशों को टालना नहीं, शॉर्टकट नहीं मानना उसे। तो ये हुआ टेक्स्ट बुक राइटिंग एंड वर्कबुक राइटिंग। डू इट वेरी नाइसली, डू इट इन हार्ड वर्क। वर्कबुक के कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तुम उसको स्किप कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। गद्दा मेहनत नहीं करवाना, जो जरूरी है उतना ही करना है। और उसके बाद है गेट इट चेक्ड। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चेकिंग करवा के नहीं ले रहे। आप बोल सकते हो कि टीचर ने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। ऐसा नहीं है, तुमको पीछे पड़ना है। रोजा आप हमारा कब चेक कर लो, रोजा आप हमारा कब चेक करो, करेंगे वो। अगर कोई ये प्रोटोकॉल वो नहीं फॉलो करते हैं तो मुझे आके बताओ तुम कि ये हमारे क्लास में हो ही नहीं रहा है। आप तो बोल रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बातें, पढ़ाई करने का तरीका ऐसा वैसा, हमारे टीचर कुछ करवा नहीं रहे।
तुमको क्या लगता है मैं शांत बैठूंगा उसके बाद? तो इसलिए गेट इट डन फॉर योर सेल्फ. इट इज योर ड्यूटी टू गेट योर टीचर टू वर्क वेरी नाइसली फॉर यू. यू कैन इवन डू दैट विथ मी. तुमको जरूरत है कोई चीज का, आके यू कैन हरास, और ये चाहिए, ऐसा चाहिए, करना, ये सीखना है, वो दे दो. करेगा वो, रात के 12 बजे उठ के भी करेगा वो. सो दैट इज हाउ यू गेट इट चेक्ड प्रॉपरली. अगर टीचर का सिग्नेचर हुआ है और उसके पीछे मेरे को गलती दिखा तो दोनों को कूटूंगा मैं, वो लड़के को और टीचर को भी. आई विल नॉट लीव एनीबॉडी हाफ कुक्ड. यू हैव टू डू फुल थिंग प्रॉपरली एज इट इज. और ये मैं सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ. यू कैन अप्लाई दिस 7 स्टेप्स फॉर एवरीथिंग एल्स. तुमको एनओआई पढ़ना है, तुमको इसकॉन कोर्सेज पूरे करने हैं, वर्णाश्रम के बारे में कुछ सीखना है, कोई नया स्किल डेवलप करना है, सब में लागू पड़ेगा तुमको. और उसके बाद है लास्ट रिवीजन. 3 टाइप्स ऑफ रिवीजन. सेल्फ रिवीजन, खुद से पढ़ना, खुद को ही प्रश्नोत्तर करना या खुद को टीच करना टॉपिक को. टीचर भी तुम ही हो, क्लासरूम भी तुम ही हो, बट स्टूडेंट भी तुम ही हो, खुद को ही पढ़ा दो. दैट इज वन टाइप ऑफ रिवीजन. सेकंड रिवीजन इज पीयर टू पीयर. मित्र के हाथ में दो, खुद सामने बैठो, उसको बोलो पूछ जो पूछना है, सब उत्तर देने का. और तीसरा है ग्रुप रिवीजन. दिस शुड बी डन बाय अ सीनियर बॉय और अ टीचर प्रेजेंट, जस्ट टू फैसिलिटेट कि वो डिस्कशन फटाफट आगे बढ़े और सारा रिवीजन जल्दी से हो जाए, अच्छे से हो जाए, यहाँ टाइम पास किए बिना. दिस 3 टाइप्स ऑफ रिवीजन. ये सिस्टम है हमारे गुरुकुल का स्टडी करने का. मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूं कि मैं हूं या नहीं हूं आपके सामने, आप खुद से इस सिस्टम को पक्का चलाएंगे. और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यू फॉलो द सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल सी आपका बौद्धिक विकास, आपका प्रेजेंटेशन क्वालिटी, आपका एबिलिटी टू आंसर हार्ड क्वेश्चंस, इनफैक्ट इन जनरल एबिलिटी टू डू एनी हार्ड थिंग्स इन लाइफ विल बी सो मच बेटर ये करने के बाद. तो ये है अध्ययन. इसको मैं अध्ययन कहता हूं. ये जो मैंने वर्णन किया अभी तक, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, वैसे एतत् अध्ययनम इति प्रोक्तम, अध्ययनम अध्ययतो अन्यथा. जो भी इसके छड़ के दूसरा कुछ है वो सब टाइम पास चल रहा है तुम्हारा. दिस इज हाउ यू स्टडी प्रॉपरली. तो ये हुआ थियोरेटिकल या एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बारे में. ऐसे ही अध्ययन का दूसरा तरीका है, वो होता है प्रैक्टिस, अभ्यास. वो अध्ययन का ही भाग है. जैसे कुंफू, ताइक्वांडो, ये कोई बुक पढ़ने की चीज तो है नहीं, है कि नहीं. उसमें अभ्यास बारंबार करना है उस चीज को. शरीर थक जाए लेकिन मन टूटना नहीं चाहिए. मन एकदम बैठा हुआ उधर, ठीक है अभी थोड़ा ओवरआउट हो गया, बॉडी दुख रहा है, पेन कर रहा है, थोड़ा बैठ लेता हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग अप. यू आर एबल टू डू 100 पुशअप्स एंड यू डिसाइड टू डू टुमारो आई डू 101, डे आफ्टर आई डू 102. उधर तुम्हारा बॉडी बिल्ड होता है, उधर तुम्हारा अभ्यास से तुम्हारे मसल्स पावरफुल बनते हैं. तो इसलिए हार नहीं मानना तुम. ये हार मानने का समय नहीं तुम्हारे पास, ये सब अभी के लिए, ठीक है. उसके बाद है अनुसंधान. अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? खुद के लिए टारगेट फिक्स करना, छोटे 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 छोटे, और उसको पूरा करते जाना, इसको कहते हैं अनुसंधान. तो क्लासरूम में कोई भी चीज बोलने से पहले आपको हाथ उठाना है, एंड व्हेन इनवाइटेड यू शुड स्पीक. ऐसे रैंडमली बड़बड़ करना चालू नहीं करना है क्लासरूम में. अपने जो मित्र हैं उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है, कोलैबोरेशन करना है. मेरे को दिखता है कभी कभी कोल्ड वॉर चल रहा है 2 लोगों के बीच में, वो इंटेलेक्चुअल है, ये भी इंटेलेक्चुअल है, इसको अच्छे मार कर उसको भी आ रहा है, वो एक दूसरे का फालतू की कुरापत निकाल रहे हैं, कोई कारण नहीं उनको. अगर तुम तुम्हारे इक्वल व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे जितना ही पावरफुल है कोलैबोरेट करोगे, आगे जाके तुम्हारा फायदा है उसमें, देन कंपटीशन विथ हिम. एंड नेक्स्ट है स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क मतलब जैसे शिवांश मोते वहाँ पे बुक्स लगा रहे हैं, उसको बुक लगाने का तरीका देखा आज मैंने. एक बुक लेता है, 10 बुक को घुसाता है, फिर जाके दूसरा बुक लाता है उसको. मैंने बोला क्या चल रहा है ये सारे चीज़ों को. उनको लड़कों को बोलो यहाँ स्मॉल, मिडल, हाइटेड, ऐसे 3 लेवल के बुक्स हैं. अपना अपना बुक अपनी जगह पे सिर्फ जमीन पे रख के जाओ तुम. स्मॉल एक जगह, मिडल साइज एक जगह, एक जगह. उसको उठा के तुमको एक साथ गट्ठा बिठाना है लॉकर के अंदर. काम खत्म. उसको कितना समय लगेगा तुमको? एक काम जो तुम कर रहे हो उसका थोड़ा स्मार्टनेस ढूंढ के निकालो, क्या करने से समय बचेगा, शक्ति बचेगी. सो इन एवरीथिंग यू कैन डू दैट विद स्टडीज ऑल्सो. तो ये हुआ अनुसंधान. अभी आता है अध्यापन. अध्यापन यानी टू टीच अदर्स. या होता है सेवा, यानी टू यूज दैट नॉलेज टू डू सर्विस. तो शेयर व्हाट यू नो एंड शेयर व्हाट यू हैव, ये दोनों जरूरी है. नहीं तो तुमने ज्ञानार्जन तो किया लेकिन बांटा नहीं तो तुमको अपचन हो जाएगा. खाना खाया लेकिन काम नहीं किया तो क्या होगा?
बीमारी होगी शरीर में। तो इसलिए दोनों करना है, सर्व एंड केयर फॉर अदर्स एज वी आर वन लविंग फैमिली। कहीं दुनिया में कहीं भी जाओ तुम, ट्रीट पीपल इन दैट मोड। तो इसलिए यह है अनुसंधान या प्रॉपर सेवा। ये करने से यू गेट डबल लर्निंग। टीचिंग इज डबल लर्निंग। जो टीच कर रहा है, जैसे मैं आपको ये मेथड पढ़ा रहा हूं अभी, तो मेरा डबल लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक है कि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो वो रिवाइज हो रहा है। दूसरा, मैं अपने जो पढ़ चुका हूं उसका जो एप्लीकेशन मैंने किया है उसको याद करके बोल रहा हूं अपने रियलाइजेशंस को। सो फॉर मी इट्स अ डबल लर्निंग। भले तुमने कुछ सुना नहीं सुना, कुछ पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे तो फर्स्ट क्लास समझ में आया ये टॉपिक, और मैं इसको अपने जीवन में अच्छे से उतार सकता हूँ। तो इसलिए अध्यापन, टीच इट टू अदर्स। कोई भी आपको पूछता है डाउट सॉल्व करेगा क्या, थोड़ी हेल्प करेगा क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, उसको जाके मदद करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा हो गया, इसको कम मार्क आएगा अभी ये सब बाहर के स्कूलों में चलता है। वो तो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, नोट शेयर नहीं करते हैं, डाउट सॉल्व करने नहीं देते हैं, या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होता है कोई परीक्षा के बारे में या कोई चीज़ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो दूसरों को शेयर नहीं करते। हमको ऐसे तुच्छ मेंटालिटी का व्यक्ति नहीं बनना है। ज्ञान थोड़ी हमारा है जो हम बांट रहे हैं, कृष्ण का है ऑलरेडी दिया हुआ। तो इसलिए भरपूर बांटो। व्यक्ति क्वालिफाइड रहना चाहिए बस, जिसको तुम टीच कर रहे हो। यू शुड नॉट बी अ डीमन मिसयूजिंग दैट नॉलेज। अदर देन दैट यू कैन लिबरली गिव एवरीबॉडी। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है इन चीजों के बारे में? How many of you agree that I will study like this in the Gurukul? किसको क्या तकलीफ है बताइए। जो अग्री नहीं कर सकते हो, हार्ट में आपको लग रहा है बहुत ही कठिन है ये सब, मेरे को कुछ तो स्टेप्स चाहिए, बीच में कुछ तो मेरे को एक ऐसा सपोर्ट चाहिए, खुले दिल से बोलिए। हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, समय लगने दो, नो प्रॉब्लम। और सुबह का 4:30 से 6 का समय भी तुम यूज करो एक्स्ट्रा, आराम आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय मिल जाएगा ना फिर पूरा अच्छा करने से। बोलिए। इंग्लिश नहीं आती, अभी इसके दो जवाब है। पहला है कि आप अपने डेली टाइम में से 1-1.5 घंटा निकाल के सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कीजिए उसको सुधारने के लिए, क्योंकि आपने पहले स्कूल में नहीं किया ना ये सब, तो वो 2-3 साल जो फुकड़ गए वो अचानक कैसे भर के निकालेंगे हम? 1-2 दिन में हो जाएगा वो नहीं, तो रोज प्रयत्न कीजिए। और दूसरा कि आप जब घर जाते हो गुरुकुल से वापस, तो वो जो 1.5-2 महीना मिलता है ना, उसमें अच्छा ट्यूशन लगाइए सिर्फ इंग्लिश के लिए, और दिन का 4 घंटा सिर्फ इंग्लिश पूरा कीजिए। वापस आते समय एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा सब। Sometimes in some chapters difficult words are too many in number. No, they are not. The difficult words are not very difficult words. No, don't write anything. You know all the words, no problem. The teacher should actually check it. Teacher should randomly pick a word from the chapter and ask what is the meaning of this. Use it in a sentence. तो समझ में आएगा कि आता है कि नहीं. See, if you are clear with something as a concept, then there is no need of rewriting it. वो उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ. We are not in donkey work here. सब कुछ लिखना है, भले तो आता रहे नहीं आता है. ऐसे कोई पागल जैसे नियम नहीं बनाए तो. जो नहीं आता है वो रिवाइज करना जरूरी. टीचर हमें सेम कंटेंट के बारे में लिखा रहता है और मीनिंग भी सेम रहता है, लेकिन टीचर्स बोलते हैं कि वो डाइजेस्ट से मैच नहीं कर रहा है, वर्ड्स अलग है उसके। डाइजेस्ट मतलब तो क्या प्रश्न है? मतलब एक्यूरेट उनका ऐसा चाहिए रहता है, जैसा डाइजेस्ट में लिखा है वैसा ही चाहिए रहता है। अगर सेम मीनिंग का लिखा तो नहीं सकता। It's a case-to-case thing. Because some languages, especially in science and maths, they are very precise. You cannot mess with them. If it is a linguistic expression like in Hindi, Marathi, English, you can write your own words, no problem. तो it depends कि वो क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो. कभी कभी हमको लगता है कि हमने एक्सप्रेस कर दिया वो पूरा, क्योंकि हमारी भाषा अलग थी, लेकिन मैंने बोल दिया जो बोलना था। लेकिन वो साइंस या मैथ्स के लैंग्वेज में एक्यूरेट नहीं होता कभी कभी. दैट वी हैव टू चेक. और कुछ? पुस्तक वाचताना झोप येते खूप, तो 10 मिनट सो जाइए. टीचर से परमिशन मांगिए, आई जस्ट नीड अ पावर नैप, मेरे को बहुत नींद आ रहा है, एक झपकी लगा के आता हूँ, प्लीज मेरे को उठा देना 10-15 मिनट में.
हो गया, बॉडी इज टेलिंग यू नीड रेस्ट, नो प्रॉब्लम। और दूसरा है कि रात को अच्छे से सोइए, 8 बजे सोने को छोड़ रहे हैं, जाके ढूंढ के आइए कोई इस्कॉन मंदिर आपको 8 बजे सोने देगा, आपकी सेवा के लिए बोल रहा हूँ। 8 बजे आके आराम से सो जाइए, 8 घंटा सो जाइए, 4 बजे उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नहीं आएगी नींद। एक लास्ट थिंग आई वांट टू जस्ट मेंशन एंड दैट इज कॉल्ड द फ्लैश कार्ड्स मेथड। फ्लैश कार्ड्स मेथड जो होते हैं, इट कैन कम अंडर अनुसंधान, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। तो पेपर फिजिकली आप बना सकते हो फ्लैश कार्ड्स, या डिजिटली भी बना सकते हो, फिजिकली बनाना ज़्यादा अच्छा है। फ्लैश कार्ड क्या होता है कि उसका एक पार्ट में जहां प्रश्न है, इसेंशियल क्वेश्चन, वो खुला होता है, और उसका जो आंसर है वो पीछे होता है फ्लैश कार्ड के, इट इज नॉट इन द फ्रंट। तो आपको ऐसे आपके कोई भी चैप्टर के जो आप नोट्स बना रहे हो, वो प्रश्न और उसके पीछे फ्लैश कार्ड पे आंसर, प्रश्न फिर उसके पीछे आंसर, ऐसे लिखा हुआ रेडी रखना है। अभी फ्लैश कार्ड का जो बंच है वो आपने लिया, उस सोचा आप इंग्लिश कर रहे हो या साइंस कर रहे हो, अपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए हैं। अभी उसको आपको 3 भागों में विभाजित करना है, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन जोन वो वाले फ्लैश कार्ड्स हैं जिसका प्रश्न देखते ही आपको जवाब आता है, तुरंत समझ, अब यू कैन टेल एवरीथिंग व्हाट इज रिटन एट द बैक ऑफ दैट पेज, दैट इज ग्रीन, दे बिकम द ग्रीन जोन। येलो जोन मतलब क्या है, उसका कुछ कुछ याद आता है, कुछ याद नहीं आता है, और एक वर्ड होता है कोई, वो याद दिलाने पे पूरा याद आता है। तो ऐसे वो दैट बिकम्स येलो जोन। एंड कुछ फ्लैश कार्ड्स है वो रेड जोन में है। रेड जोन क्या है, उसका प्रश्न होने में कुछ भी याद नहीं आता, तो ये इसका क्या करना है समझ में नहीं आता, उसका जवाब नहीं याद है अभी तक, बाहर नहीं हुआ प्रॉब्लम, नॉट अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, तो उसको रेड जोन में डालता है। तो आपका रिवीजन मतलब क्या है कि सारे येलो और रेड जोन को उठा के ग्रीन जोन तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड रिवीजन बेसिकली। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी, दिस इज कॉल्ड अनुसंधान। एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं आपका। और अगले साल हमारा 9th स्टैंडर्ड जो 10th में जा रहा है, उनसे मेरे को बहुत ज्यादा अपेक्षा है। इस साल तो मैं फिर भी शांति से बैठा था, धैर्य धारण करके, लेकिन अगले टाइम जो जाने वाले हैं, अभी जो 7th 8th 9th के बच्चे धीरे धीरे 10th में जाएंगे ना, उनके लिए तो ये सारे सिस्टम मैं शुरुआत से इंप्लीमेंट कराने वाला हूँ प्रॉपर। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि वो बच्चा गलती किया करके, हो गया इतना बार उसका अच्छे से कराया हुआ है, कॉन्फिडेंटली जाएगा, वो अच्छे से लिख के आएगा, सारे पेपर फोड़ के आएगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन वी वांट, एंड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन दिस माई सेल्फ इन माई लाइफ, in my 10th and 12th standards, I have done it in my other exams. It just takes little effort, but eventually it pays off very well. ठीक है, सो हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर कल आता हूँ आपके क्लासरूम में और इसमें से कुछ भी फॉलो करते हुए कोई दिखाई नहीं देता ना, मैं सीधा उसके माता पिता को फोन लगाने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर टू मच। मुझे ऐसे आड़े तेड़े लोग रखने नहीं है जो बार बार गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम आए क्यों हैं। और सबसे बुरा तब लगता है मुझे जब किसी के माता पिता वो बच्चे की इनएफिशिएंसी को वो शिक्षकों की इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं शिक्षकों कि आपको तो रखा है ना प्रभु जी उधर पढ़ाने के लिए, आपका जिम्मेदारी है प्रभु जी, वो पढ़ नहीं रहा है तो क्या हो गया, आपको पढ़ाना चाहिए उसको। मैं बोलता हाँ मैं मानता हूँ मुझे पढ़ाना चाहिए उसको, लेकिन मैं जो प्रोसीजर दे रहा हूँ अगर वो कोई फॉलो नहीं करेगा, उसमें आलस करेगा, गर्व करेगा या एंजॉयमेंट के कारण डेविएट हो जाएगा, तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी क्यों लूँ। अगर आपको इतना ही लगता है कि आपका बच्चा इतना होनहार है, आप ले जाइए उसको दूसरी जगह कराइए जो जैसे कराना है आपको चीज़ों को, एंड सी इफ इट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस, स्किल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स, नॉट जस्ट स्टडीज। ये तो स्टडी का डिस्कशन था अभी का। तो हम कोई परफेक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा आता है, ये हमारा प्रोसेस है, हमने बहुत सिंसियरिटी जितना है उसको लगा के डिज़ाइन किया हुआ है। सब लोगों का हो नहीं सकता इसमें बेड़ा पार, नो प्रॉब्लम, वी कैन अग्री टू डिसअग्री कि नहीं हो सकता हमसे, इसका प्रशिक्षण नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटेड टू फॉलो व्हाट आई सेड। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।